हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आइए देखते हैं एक और एप्लीकेशन डायमेंशन की, जो कि क्या लिखा हुआ है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। डिड्यूसिंग में ऑब्टेन करना रिलेशंस को फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप याद रख सकते हैं F=ma ही नॉर्मल चल रहा था, तो F=ma क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक रिलेशन तो है कि F डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे। ऐसे हम कोई भी रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन यहाँ पे हमें यूज़ करके हमें ऑब्टेन करना है। तो इस बात को समझने के लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इस एप्लीकेशन में बेस्ड करेंगे, जिसके बेसिस पर ये एप्लीकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कह सकते हैं, दिया हुआ है लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उसमें सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पे है, ठीक है, और इस पे लग रहा है सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसमें कहा गया ऑन अ पार्टिकल जो हमने बनाया अभी ऑरेंज कलर का, ठीक है, और उसका मास कितना है, m है आपका, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कुछ, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v, और उसका यहाँ पे रेडियस सर्कल जिसमें मूव कर रहा है उस रेडियस की कितनी r है। तो मैं इसको डायग्राम में आपको शो कर देती हूँ, इसमें आपको क्लियर हो जाए बात कि क्या क्या चीज़ बताई गई है। और वेलोसिटी जो है आपकी वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसके बीच में रिलेशन की इन सब से क्या इसका संबंध है, या कह सकते हैं फॉर्मूला हमें बनाना है, ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जिन जिन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है उन क्वांटिटीज़ को हम प्रोपोर्शनलिटी में लिख लेते हैं। हो सकता है प्रोपोर्शनल ना हो या इन्वर्सली हो, लेकिन डिपेंडेंसी है तो वो उनकी इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कितनी टाइम्स उसकी पावर होगी, वो उसका हम डायमेंशन की हेल्प से ऑब्टेन कर लेंगे। तो पहले तो हम एज ए लेटिंग फॉर्म में और प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखेंगे उसको। तो हमने यहाँ पे माना कि फोर्स जो था F लग रहा था, जो कि प्रोपोर्शनल किस पे था, मास पे डिपेंड था, उस ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ठीक, उसकी वेलोसिटी पे और उसकी रेडियस पे। लेकिन कितनी उसकी पावर में, तो A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मान लेते हैं। मुझे नहीं पता भी कितनी उसकी पावर्स होंगी, डिग्रीज कितनी उसकी होंगी, ठीक है, नहीं पता हमको, ठीक। अब यहाँ पे आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो F=K_M V, यहाँ पर लिख देते हैं MA/VB/RC हो जाएगा। M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C, यहाँ तक आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। K कांस्टेंट कुछ आ गया, यहाँ पे होगी वैल्यू, कुछ कांस्टेंट ही ऑब्टेन हो सकता है। हमने कहा पहले का डायमेंशन की हेल्प से कांस्टेंट हम लोग नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, उसके वेरिएबल्स की पावर्स, क्योंकि जो रिलेशंस होती है डायरेक्ट क्वांटिटी, उनकी डायमेंशन क्या होती है, उनकी डिग्रीज़ या उनके पावर से तो कहते हैं उनकी हम, तो वो ऑब्टेन हमें हो जाएंगी यहाँ पे। और एक्चुअल में हमें डिग्रीज़ ही यहाँ पे ऑब्टेन करने नहीं है, उनकी पावर्स को ही ऑब्टेन कर लेना है यहाँ पे ABC की, जिससे कि हमें रिलेशन कंप्लीट ऑब्टेन हो जाएगी कि कैसे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनली या इन्वर्सली, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबके डायमेंशन लिख लेंगे। डायमेंशन क्या, डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे सबका। तो फोर्स का लिख लेते हैं पहले। तो फोर्स का आपको पता है MLT-2, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है LT-2, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी के पहले मास का लिख लेते हैं। मास का क्या होगा, m होगा। वेलोसिटी का क्या होगा आपका, मीटर पर सेकंड, LT-1, और r क्या है, डिस्टेंस। तो इधर मैं लिख लेता हूँ R=L, डिस्टेंस हो गया। अब सभी को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, या इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इस इक्वेशन के डायमेंशंस को यहाँ पे इसको इसके थ्रू वेरीफाई करना है, इक्वेट करना है। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी देख लें कि कंपैरिजन हमेशा जितना जैसा LHS में होना चाहिए वैसा RHS, तभी रिलेशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि F का डायमेंशन लिख लेते हैं। तो दैट इज़ MLT-2, ठीक। फिर इक्वल्स टू, कांस्टेंट की कोई मतलब नहीं, M का क्या हुआ, M है मास, तो M हुआ, इसकी पावर A, V LT-1 इसकी पावर B, और R आपका था डायमेंशन L, तो L की पावर आपका C आ गया।
अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ सिंप्लीफाई कर लेना जितना हो सकता है, पावर्स को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m की पावर a l की पावर b प्लस c, ठीक है, और t की पावर माइनस b। ये आपको सॉल्विंग करके समझ में आ रही होगी बात कैसे आया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कितना सॉल्व कैसे किया। अब देखते हैं यहाँ पे इसको हम और थोड़ा सा ऑब्टेन कर लेते हैं। तो मैं इसको डायग्राम जो बनाया उसको रब कर ही दे रहा हूँ मैं, ठीक, इसका कोई यूज़ नहीं अब रहेगा, समझ तो गए ही होंगे आप लोग, ठीक। अब इसकी इक्वेशन को कंप्लीट ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला था, दोनों तरफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल से दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक, डायमेंशन फार्मूला और उनके डायमेंशंस को। तो डायमेंशंस को जब कंपेयर करेंगे तो बाई कंपेयरिंग द डायमेंशंस, कंपेयरिंग द डायमेंशन, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, ठीक, क्योंकि आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे कि m की पावर कितनी 1 है यहाँ पे, तो m की पावर a है यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे आपका b प्लस सी क्या आ जाएगा, b प्लस सी इक्वल्स टू 1, ठीक। और लास्ट कंपेयर करेंगे तो माइनस b इक्वल्स टू 2 आपका आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2, तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 था, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ऊपर सॉल्व करके हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, तो c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 थी सॉल्व करने पर, तो क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपको c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब इनको उठा के हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उनकी जो a b c पावर्स थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, k f इक्वल्स टू k m की पावर 1 v की पावर 2 और c की पावर r की पावर -1, ये तो हो जाएगा r की पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k m v स्क्वायर अपॉन r, और यही आपका रिलेशन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पे k की वैल्यू जो होती है 1/2 होती कांस्टेंट, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर कांस्टेंट क्वेश्चन में दे दिया जाता है जो इंट्रोड्यूस किया गया है बीच में, तो आप यूज़ करना है, नहीं दिया हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी रिलेशन ऑब्टेन हो गई। तो देखा डायमेंशन की हेल्प से कैसे रिलेशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। बॉब जो है वो अटैच्ड किससे है, एक स्ट्रिंग से अटैच है। पेंडुलम आप जानते हैं कि लैब्स में आपने देखा होगा कि एक सस्पेंडेड थ्रेड्स की हेल्प से एक बॉल होती है मेटल की, कॉपर की, वो सस्पेंडेड होती है टू अ स्ट्रिंग, धागे की हेल्प से, दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। भाई क्या होता है, उसको ऑसिलेट करवा सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करता है, जैसे कि घड़ी में भी पेंडुलम होता है, देखा होगा कुछ बड़ी वॉल वॉचेस होती हैं उनमें होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द मास m ऑफ द बॉब। डिपेंड किस पे करता है, सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, कह दिया है, ऑफ द बॉब पे। लेंथ जो लंबाई होगी ऑफ द पेंडुलम, तो लेंथ जो स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है उसको L, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें रिलेशन बतानी है टाइम पीरियड की, कितने टाइम पीरियड में ऑसिलेशन करता है टू एंड फ्रो मोशन, वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट जो कर लेता है उसका एक रिलेशन होता है। तो उस फॉर्मूले को हमें या रिलेशन को ऑब्टेन करना है, किनके रिस्पेक्ट में, या कह सकते हो किन पे डिपेंडेंसी के बेसिस पर, मास के, स्ट्रिंग की लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि ये की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट जो लेंगे उसकी 2 पाई है, तो उसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पहले हम k ही मान लेंगे। तो जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन लगाया था वैसे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए सिंबल क्या, t, वो प्रोपोर्शनल जो होगा किसके, मास पे, लेंथ के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया तो t इक्वल्स टू kml g। अब मैं एक चीज़ करना भूल गया यहाँ पे, आपको पावर्स a b और c, क्योंकि हमें नहीं पता इनकी डिग्रीज कितनी हैं या इनके, ठीक है। तो m की पावर a,
एल की पावर बी और जे की पावर सी। ठीक, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हम डायमेंशंस लिख लें दोनों के। तो टी का डायमेंशन क्या होगा आपका, डायरेक्टली मैं लिखता चलता हूँ। टी का डायमेंशन आपको पता है टाइम पीरियड का टी ही रहेगा, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। एम का डायमेंशन क्या, एम होगा मास का की पावर है, लेंथ का एल होगा बी, और ये क्या स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही बनेगा। तो एल टी माइनस टू की पावर सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर डायमेंशंस को इनके कंपेयर, डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा उनके डायमेंशंस को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों तरफ के डायमेंशंस को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो m की पावर a आ जाएगा सॉल्व करके, और फिर क्या आ जाएगा l की पावर b प्लस सी, और आपका t की पावर -2c, ये आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं MLT के फॉर्म में, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, और यहाँ पे भी m की पावर a, l की पावर b प्लस सी, t की पावर -2c, और इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ कंपेयर करके क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू मिल गई एक्चुअल में हमको। ऐसे b प्लस सी इक्वल 0, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा कि 2c माइनस का 2c इक्वल्स टू 1, तो यहाँ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आएगी माइनस की 1/2, यही तो आएगी। और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, b प्लस सी इक्वल 0, तो b इक्वल्स टू -c, तो b की वैल्यू नीचे से ऊपर रखेंगे, मतलब c में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। समझ गए ना कि हमने c की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे कितना 1/, भाई माइनस का c था और c की वैल्यू -1/2 थी, तो 1/2 प्लस का हो जाएगा। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, जो a b c की वैल्यू जो हमने ऑब्टेन की है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है, t इक्वल्स टू k m की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक, और l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू k रूट में l बाई सकते हैं, हाफ है पावर, तो अंडर रूट ही तो हुआ, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब k का कांस्टेंट बताया गया था, यहाँ पे क्या है 2π, तो k t इक्वल्स टू 2π रूट में l/g। तो दिस इज़ द कंप्लीट रिलेशन फॉर फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। एक्चुअल में ये आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब वेव एंड ऑसिलेशंस चैप्टर पढ़ेंगे, वेव एंड ऑसिलेशंस वगैरह, तो वहाँ पे ये आपका यूज़ में आ जाएगा। ठीक है, रिलेशन वहाँ यूज़ आएगी, वहाँ डिराइव भी दोबारा करेंगे, लेकिन नॉट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बट विद डिफरेंट मेथड। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक और देख लेते हैं, तो और ढंग से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमको और डायमेंशंस को निकालना है, डायमेंशन की हेल्प से कैसे हमें रिलेशंस को ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो देखते हैं डिराइव अब बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, वही लिख दिया, मेथड ऑफ डायमेंशन से डिराइव करना है। क्या एक्सप्रेशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, मतलब कि कोई पाइप से लिक्विड नहीं फ्लो होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो पर सेकेंड में कितना लिक्विड बाहर निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना बाहर पर सेकेंड में निकल रहा है, उसकी रिलेशन निकालनी है। कोई पतला पाइप है, नैरो पाइप है, एज्यूम करना है कि रेट ऑफ फ्लो जो है लिक्विड का डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये नया टर्म आया, मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, रेडियस ऑफ द पाइप, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाइप का, उसका रेडियस भी होती है, और आपका प्रेशर ग्रेडियंट दिया है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हमेशा होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज, यूनिट लेंथ में कितना उसमें चेंज आएगा, तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो प्रेशर का चेंज, तो प्रेशर का लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट है यहाँ पे अलॉन्ग द पाइप, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम एक पहले पाइप बना के दिखा देते हैं आपको। ठीक, तो पाइप एक ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक, अब ये इसमें कहा गया कि रेडियस की जो है वो उन्होंने कहा कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो स्मॉल r मान लेते हैं उसको हम। ठीक, और यहाँ पे कहा गया लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड जो निकल रहा है इसमें से, उसका रेट ऑफ फ्लो कह सकते हो, या लिक्विड फ्लो आउट पर सेकंड, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ही हुआ। ठीक, वॉल्यूम वाइज कितना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना निकल रहा है पर सेकंड में, तो उसको हम v मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू किस पे, इस पे डिपेंड करने कहा गया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज़ नीटा, नीटा सिंबल, ये सिंबल जो है नीटा है आपका, मैं बता रहा हूँ क्या इसका मीनिंग होता है। रेडियस पे
और प्रेशर ग्रेडियंट पे मैंने कहा था प्रेशर ग्रेडियंट चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो पी बाई एल इन सब पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं इक्वल्स टू के नीटा आर रो बाई एल, पी बाई एल कर लो अब। ठीक, पी बाई एल आपका हो जाएगा। बस हम प्रेशर के लिए पी एफ लेंगे, पी बाई एल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नीटा पहले जान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो साइड में मैं आपको समझा देता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। ये टॉपिक जो है आपका कह सकते हैं 11th क्लास में ही चैप्टर फ्लूइड्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक आएगा, मतलब ऐसा समझाया दे रहा हूँ कि फॉर्मूला इसका क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मीनिंग होता है जब पानी कहते हैं लिक्विड विस्कस गाढ़ा होता है, तो जब वाटर फ्लो करे तो वाटर के हर लिक्विड या वाटर कोई भी चीज़ हो उसके हर सबकी लेयर्स होती हैं अपनी अपनी, तो उनके लेयर के बीच की डिस्टेंस जो होती है, अगर डिस्टेंस उनके बीच डी एक्स मान लें हम, और उनको जब लेयर जो एक दूसरे मूव करती है तो एक दूसरे लेयर जो होती है एक दूसरे को ड्रैग करती है, ये लेयर आगे बढ़ेगी तो पिछली लेयर उसको, नीचे लेयर जो होगी उसको पीछे तरफ खींचेगी कि रोकेगी इसको आगे बढ़ने से। तो ये तो पानी की वेलोसिटी, पानी को अगर हम फ्लो करवा देते हैं तो कुछ दूर पर जाके पानी रुक जाता है अपने आप, अगर पीछे से पानी लगातार नहीं बह रहा है तो उसको ड्रैगिंग फोर्स लगता है। तो वही वहाँ पे कोफिशिएंट ड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसकी रिलेशन आप लोग से जान लीजिए क्या होती है, दैट इज़ नीटा इक्वल्स टू होता है विस्कस फोर्स एफ स्मॉल एस लिखा डी एक्स अपॉन ए बाई डी वी। डी वी होता है आपका वेलोसिटी में चेंज, कि भाई इस लेयर की वेलोसिटी कुछ अलग होगी, इस लेयर की वेलोसिटी अलग होगी। ठीक, तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज दैट इज़ डी वी। और कितना डी एक्स की लेंथ की रिस्पेक्ट में छोटा स्मॉल चेंज होता है, डी वी ले लिया गया है। तो यहाँ से अगर इसका हम डायमेंशन निकाल लें तो निकाल सकते हैं डायमेंशन, आप डायमेंशन निकालना हमको पड़ेगा भी। तो नीटा इक्वल्स टू एफ़ का डायमेंशन आपका होता है एम एल टी माइनस टू, डी एक्स तो लेंथ है एल आ गया, अपॉन में एल का स्क्वायर एल टी माइनस वन, यही तो आएगा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो नीटा का डायमेंशन आ जाएगा आपका एम एल माइनस वन और टी माइनस, तो हमें नीटा का डायमेंशन मिल गया। बाकी में डायमेंशन और भी निकालने पड़ेंगे, तो आर का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ एल ही तो होगा। पी बाई एल का एक साथ लेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट कहा गया, ये एक साथ ही लेंगे, पूरा डायमेंशन निकालेंगे। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ। तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का क्या हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर और लेंथ ही है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आपका डायमेंशन जो ऑब्टेन होगा पी बाई एल का, तो वो ऑब्टेन होगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, ये ऑब्टेन हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल सी बात है कि इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। हाँ, मैंने एक चीज़ फिर वही नहीं करी मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा, नीटा की पावर ए होगा डिपेंडेंसी, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, यहाँ पे ए बी और सी लिख देते हैं। ठीक, कितनी डिग्रीज होगी हमें नहीं पता इनकी सबकी। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं साइड में, तो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, और इसको मैंने ऑब्टेन कर लिया, इसको अरेंज करके इधर भेज देते हैं। हाँ देखिए, तो अब देखिए क्या हुआ इसमें। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब सबको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में कह सकते हैं। तो सबके डायमेंशंस को हम डायमेंशनल फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे v जो था बेटा आपका, दैट इज़ v इज़ वॉल्यूम था पर मिनट पर आउट पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कह सकते हो कि कितना वॉल्यूम लिक्विड पर सेकेंड निकल रहा है। तो v का डायमेंशन में लिखा नहीं था, उसको भी निकाल लेते हैं। तो डेट इज़ v इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे लिखते हूँ साइड में, तो आपका आ जाएगा वही वॉल्यूम, तो एल क्यूब टी की पावर माइनस वन, यही तो आएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक, देखिए क्या आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगा आपका v का हो गया एल की पावर 3 टी की पावर माइनस वन
फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं आपका नीटा दैट इज़ m l की पावर -1 t की पावर -1 की पावर a, r का क्या होगा l की पावर b, और ऐसे ही आपका रो बाई l का क्या होगा m l की पावर, जाइए m लिखना मैं भूल गया, m l की पावर -2 t की पावर -2 और c। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे कह सकते हो, तो l t -1 है, ठीक। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो पावर को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर a, l की पावर -a, t की पावर -a, l की पावर b, फिर आ जाएगा m की पावर c, l की पावर -2c और t की पावर -2c है। तो लिख दिया मैंने एक साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर -1, और इधर सॉल्व करेंगे तो m की पावर आ जाएगा a प्लस सी, l की पावर -a प्लस b -2c और t की पावर -a -2c, ये तो आ जाएगा आपका, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ ऑब्टेन हो गई। अब क्या कर देते हैं, इसको हम उठा के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, आपसे लग जाए कि अलग यहाँ पे कर रहे हैं, ये अलग चल रहा है, ठीक। तो अब इसको अगर डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे इनके, हम डायमेंशंस में पावर्स को कंपेयर करेंगे इनकी हम, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी जो आ जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा a की वैल्यू इक्वल्स टू -c, ठीक। बात को जब निकालेंगे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, बनेगी -a प्लस b -2c इक्वल्स टू 3। भाई l की पावर 3 था इस साइड में, उधर RHS में क्या है l की पावर -a प्लस b -2c। तो यहाँ पे इसको अगर हमने ऊपर जो सॉल्व किया है a की पावर -c, इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और कर देंगे तो b की पावर c प्लस b -2c इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्योंकि a की पावर a की वैल्यू जो थी वो -c थी, तो जहाँ पे a था वहाँ -c रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे a था -c रखेंगे वहाँ पे, ये ऊपर थी वैल्यू हमारी, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे माइनस माइनस प्लस c आ जाएगा, c प्लस b -2c। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो हमें मिल जाएगा b - c इक्वल्स टू 3। और एक लास्ट इक्वेशन जो हमें मिल रही है वो a प्लस 2c इक्वल्स टू 1, जब हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अगर देखा जाए तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 1 - 2c, और c को हमने अभी कहा था, या इसको ऐसे मत लिख दो, आप ऐसा कर दो यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही कर दो। तो a की वैल्यू अगर c के फॉर्म में निकाल, रिजल्ट निकाल लें, तो a की वैल्यू -c प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू -c रखा, तो c की वैल्यू निकल के आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए, तो आपका आएगा c इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू 1 आ गई, जब c की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू -1 आ गई, तो c की वैल्यू 1 थी। अब निकालनी किसकी रह गई, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ निकाल, b की वैल्यू इक्वल्स टू -1 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपको a, b और c की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। तो अब क्या कर लेते हैं, अब हम रिलेशंस की ऑब्टेन कर लेते हैं। तो रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसके लिए रब कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप इसे बैक करके रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए v इक्वल्स टू k, ठीक है, नीटा पावर a की वैल्यू कितनी आई थी -1, r की पावर b था तो b की वैल्यू कितनी आई 4, और p/l की पावर c कितना आया था आपका, c आया था 1। तो यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू k r की पावर 4 p/ नीटा इंटू l आ जाएगा। ये रिलेशन आपकी ऑब्टेन हो गई। अब यहाँ पे k की वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में दी है k की वैल्यू k इक्वल्स टू π/8, तो k इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा π/8 r की पावर 4 p अपॉन नीटा l।
ये आपकी रिलेशन ऑब्टेन हो गई। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इनके न्यूमेरिकल्स को, जिसमें हमें डायमेंशन की एप्लीकेशन का यूज़ करना है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी रिलेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में। इतना रिवाइज करिए, ठीक है। और क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक नया पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और साथ में कुछ एरर्स को पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, और तब हमारा चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तब तो रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।